व्हॉट्सअप आमचं जिथे तुम्ही तिथे या. नमस्कार, व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. भारत और पाकिस्तान पर नजरें समूची दुनिया की है और उसकी वजह बहुत साफ है. भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और जिस तरीके से जो भारत के भीतर आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते निकल पड़े हैं उसमें वाकई दुनिया के सामने एक सवाल तो है, क्योंकि बीते 80 वर्षों में खास तौर से अगर याद कीजिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन किसी भी युद्ध में आमने सामने न्यूक्लियर स्टेट बिल्कुल नहीं थे. यहां तक कि अमेरिका और रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आमने सामने तो खड़े हुए, लेकिन युद्ध सरीखी स्थिति कभी नहीं आई और वो पूरा दौर कोल्ड वॉर का दौर था. एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी. एक तरफ अमेरिकी खेमा था, दूसरी तरफ रूस का खेमा था और उन दोनों के बीच भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी. यानी भारत चाहता था वह किसी भी देश के किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और इस रास्ते ने दुनिया को एक राह दिखाई थी. और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे दुनिया के सामने यह सवाल बड़ा होता चला गया कि अगर न्यूक्लियर वार की स्थिति दुनिया के सामने कभी भी किसी भी मुल्क को लेकर आ जाएगी तो होगा क्या. और ध्यान दीजिए, पिछले दिनों जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और जब पूरे नाटो कंट्रीज और खास तौर से अमेरिका खुले तौर पर बड़ी तादाद में मिसाइल और हथियार यूक्रेन को दे रहा था, तो उस वक्त पुतिन ने कई मौकों पर कहा कि हम न्यूक्लियर वारहेड का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी हम न्यूक्लियर बम फेंक डालेंगे और उसके बाद की जो परिस्थिति होगी उसको फिर पूरी दुनिया समझे. और इस दौर में जो भी दूसरे युद्ध हुए, अगर आपके जहन में इजराइल और फिलिस्तीन आता है या फिर गाजा पट्टी को लेकर इजराइल ने जिस तरीके से वहां पर मिसाइलें भी दागी, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर फिलिस्तीन या गाजा नहीं है. ऑफिशियली तो इजराइल ने भी खुद को ऐलान कभी भी न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर किया नहीं है. दुनिया के सही मामलों में 8 देश ही ऐसे हैं जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं और उसमें भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, उसके बाद चीन और खुद भारत. उसके बाद की परिस्थिति में दुनिया के सामने ब्रिटेन है, फ्रांस है. लेकिन अमेरिका और रूस में जितनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर वारहेड हैं, वो सही मामले में दुनिया के तमाम न्यूक्लियर हथियारों का 90% वहीं पर है. और शायद इसीलिए किसी भी युद्ध को लेकर कोई भी कमजोर देश, या कहें जब समझौते और साथ लड़ने की बात आती है, तो कोई भी देश चाहता है कि उसके पीछे कोई न्यूक्लियर स्टेट खड़ा हो. वह चीन हो सकता है, वो रूस हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है. और ध्यान दीजिए, जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार की शुरुआत की और युद्ध की समाप्ति पर जोर दिया और नाटो तक को खत्म करने की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर दिया, तो पूरे यूरोपीय यूनियन के सामने यह संकट था कि दरवाजे तक अगर रूस पहुंच गया और बीच से यूक्रेन गायब हो गया तब क्या होगा. इसीलिए यूरोपीय यूनियन ने अपने हथियारों की ताकत को बढ़ाने की सोची. जितनी बड़ी तादाद में पूरे यूरोपीय यूनियन या नाटो कंट्रीज के पास जो भी न्यूक्लियर हथियार हैं, वो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है. तो ऐसी परिस्थिति में क्या पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने इस रूप में आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर यह लगने लगा कि क्या वाकई न्यूक्लियर स्टेट अगर आपस में लड़ेंगे तो होगा क्या. और शायद यही वो वजह है जिसको लेकर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है. आप इसको युद्ध मंत्रणा भी कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जाए और
आतंकवाद के आका यानी स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की अगर रही है तो फिर उसको किस तरीके से सबक सिखाया जाए, शायद यह परिस्थिति पहली बार भारत के सामने है। क्योंकि इससे पहले की तमाम परिस्थितियों को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हर वक्त पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी तो दी है और कई मौकों पर दी है। और अगर उन पन्नों को एक एक करके आप जब खोलना शुरू करेंगे तो याद कीजिए, जिस वक्त करगिल हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद अहमद ने क्या कहा था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि पाकिस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम अपने शास्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। यह किसी भी हथियार का मतलब न्यूक्लियर वारहेड का था। और यहां एक बात और पहले समझ लेनी होगी, भारत की पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पहले ना उपयोग करने वाली रही है, लेकिन दुनिया के भीतर जो कानून एनपीटी का बना, पाकिस्तान ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके संकेत अगर भारत को लेकर ही दें, क्योंकि दुनिया के दूसरे किसी भी देश को लेकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को खड़ा नहीं किया है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति पहली बार आकर खड़ी हुई है? हमने करगिल का जिक्र किया। करगिल में अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। सीमा पर लाखों सैनिकों की तादाद जमा कर दी गई थी और उसके बाद यह सवाल था कि युद्ध होगा तो क्या होगा। और तब अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश सक्रिय हुए। लेकिन करगिल के बाद की परिस्थिति अगर मोदी काल में अगर आप देखना चाहते हैं, यानी इस दौर में जो 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो 2016 में उरी सेक्टर पर हुआ हमला। उस वक्त भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। इसके बाद ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो क्या इस दौर में भी सर्जिकल स्ट्राइक, और खास तौर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां आतंकवादी संगठनों का जमघट है, एक बार फिर वो निशाने पर आएगा और उसकी पूरी घेराबंदी ये कहकर दुनिया को साथ लेकर की जाएगी कि जब तक पीओके को वहां पर मौजूद जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको अगर खत्म नहीं किया गया तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा और भारत हर बार इससे प्रभावित होते रहेगा। क्या यही रास्ता है? क्योंकि सवाल सिर्फ उरी सेक्टर पर हमले के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियारों को लेकर धमकी भर का नहीं है। उसके बाद याद कीजिए 2019 में जब पुलवामा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान का कहना था, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, क्या जो हथियार आपके पास है, जो हथियार हमारे पास है, हम किस मिस कैलकुलेशन का जो जोखिम उठा सकते हैं? यानी कोई मिस कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हथियार आपके पास है वो हथियार हमारे पास है। अगर यहां की परिस्थितियां खराब होती हैं, यानी पाकिस्तान के संदर्भ में इमरान खान कह रहे थे, तो ना मेरे कंट्रोल में कुछ होगा ना नरेंद्र मोदी के। यह इमरान खान ने उस वक्त कहा था। और यही प्रक्रिया अगर मौजूदा वक्त में आप पहलगाम के बाद निकल कर आइएगा तो फिर 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद भारत के भीतर का आक्रोश और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अब पाठ पढ़ाने का वक्त आ चुका है, तो वहां के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने बकायदा पाकिस्तान की संसद में क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे पास परमाणु हथियार हैं, मिसाइलें हैं, अगर किसी ने हमारी ओर आंख उठाई तो उसको उसी तरह का जवाब मिलेगा। तो क्या परमाणु हथियारों से लैस दुनिया के उन देशों के लिए एक सबसे ताकतवर परिस्थिति है, वो किसी भी रास्ते चल सकते हैं और दुनिया के भीतर अभी इसका कोई रास्ता निकला नहीं है? क्योंकि इस दौर में लगातार हर देश ने अपने परमाणु वारहेड्स को बढ़ाया है। बीते 1-2 साल में तो और ज्यादा रवानगी आई है। और ध्यान दीजिए, भारत के पास इस वक्त 172 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, तो पाकिस्तान के पास 170 हैं। चीन के पास 500 न्यूक्लियर वारहेड हो गए हैं, जो कि पिछले बरस
421 हुआ करते थे। तो एक रफ्तार है, हथियारों की होड़ भी है, और दुनिया के भीतर हथियारों को बेचने खरीदने की परिस्थितियां और हथियारों का इस्तेमाल इस बाजार में होते चले जाए, वह भी एक लॉबी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काम करती है, जिसका एक बड़े प्रयोगशाला के तौर पर यूक्रेन नजर भी आया। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौर में जितना भी हथियार वहां झोंका गया, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर बरस जो प्रोडक्शन होता है उससे लगभग दुगना था। यानी इतनी बड़ी तादाद में, और यूक्रेन जो हथियारों का आयात करता था, हथियार जो दुनिया के बाजार से खरीदता था, 2010 से लेकर 2020 तक उसने जितने भी हथियार खरीदे उससे 100 गुना ज्यादा 2020 से 2025 तक के बीच में उसने हथियारों को खरीद डाला, और उसके अतिरिक्त नाटो कंट्रीज से उसको हथियार मिलते चले गए जो मुफ्त में थे। यह मैसेज क्या पाकिस्तान को लेकर भारत के भीतर हो रही मंत्रणा, जिसमें सीडीएस की मुलाकात रक्षा मंत्री से होती है, रक्षा मंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है, सैनिकों के अधिकारी देश के गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। इन सारे सिलसिलों के बीच में एक सवाल लगातार गूंज रहा है, रास्ता क्या है, और यह रास्ता किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का है। क्योंकि हर मौके पर अगर न्यूक्लियर परिस्थितियां आकर खड़ी हैं, तो क्या यह पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान जानता है कि वो कमजोर है। भारत के सामने वो मैन पावर की स्थिति हो, वो चाहे एयरफोर्स की स्थिति हो, चाहे वो नेवी की स्थिति हो यानी नेवल सेना की स्थिति हो, या फिर नेचुरल रिसोर्स हो, जो फाइनेंशियल परिस्थिति दोनों देशों की हो, जो लॉजिस्टिक हो, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हर जगह भारत मजबूत है, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। लेकिन अगला सवाल और बड़ा सवाल यही है कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ा जाए, युद्ध की परिस्थितियां कैसे बने, या टेररिज्म को पूरे तरीके से पाकिस्तान को खत्म करने की परिस्थिति में भारत लाकर खड़ा कर दे। तो अगर पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारत से बेहद कमजोर है, क्योंकि दुनिया में भारत के सेना की रैंकिंग 4थे नंबर पर होती है, पाकिस्तान की रैंकिंग 12वें नंबर पर है, तो दूसरा सवाल पाकिस्तान में जो वहां की कंगाली और आतंकवाद की परिस्थितियां रही हैं, वहां पर क्या न्यूक्लियर हथियारों के आसरे एक नेशनलिज्म को पाकिस्तानी सत्ता बार बार जगाना चाहती और वहां की आर्थिक परिस्थितियों से लोग ना देखें, और खास तौर से भारत के संदर्भ को उभार कर वो तो अपने लिए एक पॉलिटिकल रास्ता भी बनाती है और सेना अपनी मजबूती भी दिखलाती है। ये हो सकता है वहां की अंदरूनी परिस्थितियां हैं, लेकिन अगला सवाल तो यही है भारत के सामने कि अगर भारत न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर है, पाकिस्तान भी है, तो भारत ने तो नो फर्स्ट यूज के तौर पर लिया है। और नो फर्स्ट यूज का मतलब बहुत साफ है कि जो एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि है, जो सीटीबीटी यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है, भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर किए हैं, पाकिस्तान ने किसी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और उसका पूरा परमाणु वारहेड हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। तब यहां पर सवाल है क्या हथियार सिर्फ परमाणु के, क्योंकि इस दौर में जो प्रोग्रेस भारत कर रहा है वो लंबी दूरी तक हथियारों को मार करने की ले जा रहा है, और दुनिया की तमाम रिपोर्ट्स बतलाती है कि भारत अपनी व्यापक टेक्नोलॉजी के आसरे चीन तक मार कर पाने की स्थिति में कैसे अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को ले जाए, इसको लेकर वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकली तरी अपने वारहेड्स को तैयार किया है, जिसमें उसके निशाने पर सिर्फ भारत ही है। यानी लगभग 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड्स काम करें। कम दूरी होगी, सटीक निशाना होगा, व्यापक तरीके से बर्बादी होगी। और दुनिया के सामने अगर यह रिपोर्ट है तो अमेरिका यूं ही नहीं कह रहा है कि एक संयम के साथ दोनों देश सोचें, लेकिन सवाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जिस आतंकवाद को लेकर भारत के भीतर अब यह बड़ा सवाल हो चुका है, क्योंकि यह एक टेररिज्म का एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, और रिलीजियस एस्पेक्ट के आसरे भारत के समाज को बांटने की प्रक्रिया में भी टेररिज्म पहली बार उभर कर सामने आया, जो पहलगाम में हुआ। तो क्या पाकिस्तान की जो नीति रही है कि हमला कर सकें, हमला कर दें, जीत जाएं,
और परिस्थिति क्या बचेगी? तो क्या भारत के पास अब यह स्ट्रेटजी बहुत सामने आई है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर वो कब्जा करे, एक मैसेज दे, अपने हिस्से में कुछ क्षेत्र को ले ले, या फिर पाकिस्तान के भीतर जो वहां पर मिलिट्री कैंप्स हैं, जो वहां के वायु सेना के बड़े बड़े हिस्से हैं, उस कैंप को नष्ट कर दिया जाए? या इससे हटकर जो एक छाया युद्ध लड़ा जाता है किसी देश के भीतर में, वहां के पॉलिटिकल अंतर्विरोध, वहां की परिस्थिति के भीतर वहीं पर घरेलू विध्वंस परिस्थितियां खड़ी की जाएं, राजनीतिक अस्थिरता को आगे लेकर जाया जाए, या फिर इन सब के समानांतर आर्थिक तौर पर हर वो रास्ता बंद कर दिया जाए जिससे पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो जाए जहां उसके पास आतंकवाद को आश्रय देने की स्थिति ही ना बने। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कहती है किसी भी गरीब और कंगाल देश के भीतर हिंसा और आतंकवाद बड़ी तेजी के साथ पनह लेता है। अगर वो राज्य अस्थिर है और अस्थिरता के बीच राजनीतिक अस्थिरता है तो वहां टेररिज्म स्पेस अपना बना ही लेगा। और शायद इसीलिए ये एक सवाल है कि भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को चीन तक ले जाना चाह रहा है। पाकिस्तान टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार को अपने लिए खड़ा कर रहा है, रेंज ज्यादा ना हो, यानी भारत के विशाल सेना के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। लेकिन जब टेक्निकल परमाणु हथियारों का सवाल होगा तो फिर अगला सवाल यह भी होगा, क्या दिल्ली में मंथन अब इस बात को लेकर तेज हो चला है कि जो गुस्सा इस देश के भीतर में है, जो आक्रोश इस देश के भीतर में है, और पहली बार जो कल तक बातचीत का जिक्र किया करते थे, हमें लगता है आज बात सुननी चाहिए फारूक अब्दुल्ला की भी, जब वो कह रहे हैं सबक तो सिखाना चाहिए। सोच है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला पहली बार बातचीत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वह भी ये कह रहे हैं कि दरअसल आतंकवाद जिस नए चेहरे के साथ आतंक की एक नई परिभाषा को गढ़ रहा है, उसके लिए भारत को कोई बड़ा कदम तो उठाना होगा। लेकिन अगला सवाल दिल्ली के भीतर इस बात को लेकर भी है, वो कौन सा रास्ता होगा, क्योंकि इन सब के बीच एक बड़ी परिस्थिति दुनिया में ट्रेड वार की भी खड़ी हुई है। उस ट्रेड वार में अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं, और जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध की परिस्थिति है तो ऐसे में चीन पाकिस्तान के साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि दोस्ती और यारी का जिक्र खुले तौर पर कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा भी, एक मजबूत दोस्त और रणनीतिक साझेदार या भागीदार के तौर पर चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरीके से समझता है और सुरक्षा हितों को बनाए रखने के लिए उसके प्रयासों का समर्थन करता है। और बाकायदा चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच शुरू करने का समर्थन करता है और उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान इस मामले में संयम बरतेंगे। हालांकि चीन ने पहलगाम की घटना के तुरंत बाद हमले की निंदा की, सभी तरह के आतंक का विरोध भी किया, लेकिन खुले तौर पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक तौर पर जो बेल्ट रोड बन रही हो, या फिर जो अलग अलग समुद्री पोर्ट्स की जरूरत हो, या फिर जो अमेरिका के जरिए जिस स्क्वाड को बनाया गया जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, उसका काउंटर करने के लिए समुद्री तौर पर उसको जरूरत पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है। और इस दौर में भारत यह भी जान रहा है कि भारत की आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को पूरे तरीके से खत्म कर ले, क्योंकि भारत के भीतर जितना कच्चा माल भारत इंपोर्ट करता है चीन से,
वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा भारत की पूरी मार्केट इकोनॉमी और पूरा मार्केट बिना चीन के माल के ढहढहा के गिर जाएगा। इसीलिए तो $100 बिलियन से ज्यादा चीन का माल भारत आज की तारीख में ले रहा है। बावजूद इसके वो लद्दाख में क्या करता है, अरुणाचल में क्या करता है, उत्तराखंड में क्या करता है, और इन सब के बीच एक खटास जो भूटान के दौर में 2020 में जिस दौर में हुआ था, वो सारी चीजें याद है। लेकिन दिल्ली का मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि आपको इस दौर में कोई सबक तो सिखाना होगा, और जब टेररिज्म दुनिया के भीतर कोई देश मान्यता देता नहीं है तो पाकिस्तान को टेररिज्म के दायरे में खड़ा करके अपनी सेना के जरिए किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के आगे की परिस्थिति लेकर खड़ा करें, और पाकिस्तान के भीतर की अस्थिरता और वहां की आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर उस देश को ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाए जिससे एक स्ट्रेटेजिक तौर पर पड़ोसी उस रूप में कभी नजर ना आए जिस रूप में हो रहा है। लेकिन फिर अगला सवाल है, इस दौर में बांग्लादेश भारत के हाथों छिटक चुका है। जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया वो इस दौर में पाकिस्तान के साथ गलबैयां डाले हुए है। दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो चला है। बांग्लादेश पैसे की मांग पाकिस्तान से कर रहा है 1971 को लेकर। भारत के साथ तमाम व्यापारिक रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये परिस्थितियां भी बतलाती है कि इस दौर में दिल्ली का मंथन कहीं ज्यादा गहराई के साथ उन परिस्थितियों को टटोल रहा है कि आखिर रास्ता कौन सा चुना जाए जिसमें समूची दुनिया साथ खड़ी हो और टेररिज्म को कम से कम जो पाकिस्तान की जमीन पर है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। और शायद यही वो वजह है कि अगर आप ध्यान दीजिए, जब आप न्यूक्लियर स्टेट की लाइन में आते हैं तो दुनिया के भारत, पाकिस्तान, चीन, उसके बाद अमेरिका, रूस, जिनके पास 90% न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तर कोरिया, इजराइल के पास भी है, लेकिन इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया है। इस दौर में दुनिया भर में तकरीबन 12,221 न्यूक्लियर वारहेड से इसमें इस्तेमाल के लिए जो तैनात और तैयार माने जाते हैं और बाकी अलग अलग एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं, उससे हटकर 9,585 और सभी परमाणु हथियार भंडारों के आधुनिकीकरण का जिक्र समूची दुनिया के वो सारे 8 देश भी कर रहे हैं। और इसीलिए आपने कोई टकराव इस दौर में सुना नहीं होगा। और दुनिया के भीतर इस दौर में खास तौर से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में जो हो रहा हो, मिडिल ईस्ट के भीतर की जो हलचल हो, और अब भारत पाकिस्तान, तो दुनिया की एक राय यह भी है कि हम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में से एक में खड़े हैं। और इस समय दुनिया में अस्थिरता की कई वजह है। वो इकोनॉमिक असमानता हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, हथियारों की होड़ हो, और कुछ दूसरे मुसरे हो। वो पानी का मुद्दा हो सकता है, पर्यावरण का मुद्दा हो सकता है। आवाजाही को लेकर जिस तरीके से जिन परिस्थिति में है, और इसमें ईरान लगातार परमाणु हथियार को पाने का प्रयास करता है और अमेरिका बार बार चिताकर उसको रोक देता है, क्योंकि वो जानता है जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो अभी तक की जो परिस्थिति दुनिया के बीच बैलेंस बनी हुई है वो एक झटके में बिगड़ जाएगी। और वो चाहे अरब कंट्रीज हो या मिडिल ईस्ट का इलाका हो, एक झटके में अमेरिका जो सोचता है वो शायद बचेगा ही नहीं। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कोई भी न्यूक्लियर स्टेट आपस में लड़ते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगला सवाल उस बिजनेस का भी है। सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका बेचता है, उसके बाद फ्रांस है, फिर रशिया है। फ्रांस के साथ भारत ने डील की, जो डील की उसमें भारत जिन 26 राफेल मैरीन विमानों को खरीद रहा है, 63,000 करोड़ रुपए के ये हैं। लेकिन यह भी समझना होगा, ऐसा नहीं है ये कल आ जाएंगे। इनको आने में कम से कम 4-5 साल लगेंगे। 2028-29 में अगर खेप की शुरुआत होगी तो 2030-31 तक पूरी खेप आ पाएंगे, क्योंकि 2016 में जब किया गया था पहली बार राफेल का समझौता तो वो 2022 में आए थे। तो दुनिया के सामने हथियारों को लेकर सबसे बड़ा खरीदार आज की तारीख में भारत और सऊदी अरब है। उसके बाद कतर है, यूक्रेन है, फिर 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान दुनिया के बाजार से जितना हथियार खरीदता है उसका दुगने से ज्यादा भारत खरीदता है। हथियारों की तादाद,
हर लिहाज से भारत की मजबूती आपको नजर आ रही होगी, लेकिन फिर वही सवाल, न्यूक्लियर स्टेट को लेकर एक मुश्किल की परिस्थितियां हैं। और इस परिस्थिति में भारत के सामने मुश्किल यह भी है कि अब उसको स्ट्रेटजिकली कुछ ऐसी लड़ाई लड़नी ही होगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो नैरेटिव है इस दौर में मौजूदा मोदी सरकार ने जो बनाया, वो नैरेटिव भी टूटे नहीं। ये एक मुश्किल हालात पॉलिटिकल तौर पर घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी होगी। कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव था वह भी टूटा है, और कश्मीर में जिस तरीके से घरों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है, यह अपने आप में कश्मीर के भीतर आने वाले वक्त में कौन सी प्रतिक्रिया किस रूप में उभर कर आएगी, शायद उस पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन इन सब से हटकर मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने जो खड़ा है कि जिस तरीके से पहलगाम में हुआ, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाठ पढ़ाना ही होगा। और ध्यान दीजिए, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है। जब पहली घटना 2016 में उरी सेक्टर में जिस तरीके से बड़ी घटना हुई, उससे पहले पठानकोट में हो चुका था, तो 2017 में जो भारत का रक्षा बजट था, डिफेंस बजट था, वह 3,59,000 करोड़ का था, 3,59,000 करोड़। और वो बढ़ते बढ़ते 2025 में 6,81,000 करोड़ का हो चुका है, यानी लगभग दुगना हो चुका है। यह अलग मसला है कि जीडीपी इस दौर में भारत की बढ़ी है, और जीडीपी के लिहाज से जो परसेंटेज होना चाहिए वो परसेंटेज अभी भी कम है। भारत के भीतर वो 1.91% है, और 2017 में 2.51% था। मैक्सिमम 2020 में गया था जो जीडीपी का 2.88% था। उस समय 4,71,000 करोड़ का डिफेंस बजट था। तो तीन बड़े सवाल शायद दुनिया के सामने और भारत के सामने भी है। पहला बड़ा सवाल, भारत पहलगाम के घाव को भूल नहीं सकता है। दूसरा सवाल, न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है, भारत इसे भूल नहीं सकता है, और दुनिया भी इसे नहीं भूल पा रही है। और तीसरा बड़ा सवाल, इस दौर में जो युद्ध और जो परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच पहलगाम आकर खड़ा हुआ है, वह शायद दुनिया के सामने बिल्कुल नए तरीके की युद्ध का ऐलान भी कर रहा है। यह युद्ध स्ट्रेटजिकली है, यह युद्ध टैक्टिकल है, यह युद्ध इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है, यह युद्ध पाकिस्तान को कई हिस्सों में बांटने का है, यह युद्ध वहां पर जो टेररिस्ट के अलग अलग कैंप्स हैं उसको पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद करने का है। यह युद्ध अमेरिकी स्ट्रेटजी के साथ चलकर इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान की एक नेटवर्किंग और ब्लॉकेट करके ऐसी स्थिति में लाकर खड़े करने का है जहां पर वह किसी भी आतंकवाद को जगह ना दे। ये सारी परिस्थितियां हैं सामने। टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ये, और शायद दिल्ली में इसी बात को लेकर युद्ध की एक नई मंत्रणा के दौर से भारत इस वक्त गुजर रहा है, क्योंकि मौजूदा सत्ता के पीछे पूरा देश खड़ा है। न विपक्ष की राजनीति है, न इस देश में धर्म और संप्रदायों में बटी हुई राजनीति से हटकर समूचा देश एकजुट होकर पहलगाम को लेकर लगातार सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए है। और ये मंत्रणा दिल्ली में कौन से रुख में जाती है, शायद दुनिया भी इसका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।